स्वागत दोस्तों आपका के साथ आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में हो गए हैं पूरी तरीके से एक्टिव। बताएंगे उन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर पार्टी के अपने नेताओं को साफ संकेत दे दिए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या कहा गया है, क्या आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी निशाना साधने से बचेगी या फिर करेगी पुरजोर तरीके से बयानों की बमबारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष के ऊपर लगा है गैंग रेप का मामला। बताएंगे FIR दर्ज की गई है दोस्तों। इसी के साथ में क्या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, एक बड़े पत्रकार की ओर से दावा किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बताएंगे किसको मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन के वोट डिवाइड ना हो और इंडिया गठबंधन को तीसरी बार दिल्ली में जीत मिले, बड़े अंतर से जीत मिले, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली मांगे इंडिया अलायंस जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते हुए आरोप लगाया कि दोनों जनता को किए गए वादे को पूरा नहीं करते हैं। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जानकारी देते बताया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने का खुला छूट कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को दे दिया गया है। कार्यकर्ताओं को भी खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कहा गया है। दोस्तों इससे पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चा चल रही थी जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि बड़ी पार्टी है तो उनको अलायंस बनाने के लिए दिल्ली में प्रयास करना चाहिए था दोस्तों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी आपस में विवाद देखने को मिल रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिया है पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितना चाहे उतना एग्रेसिव तरीके से कैंपेन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो अगर क्लोज कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस से ज्यादातर चीजें तय हो जाएंगी। राज्य में किसकी सरकार बनेगी, किसको बहुमत मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि 17 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में अगर गठबंधन होने की अंतिम कोई तारीख है दोस्तों तो वो 17 तारीख है। क्या उससे पहले आम आदमी पार्टी कोई प्रयास करेगी और कांग्रेस पार्टी को कुछ एक ज्यादा सीटें देकर गठबंधन का हिस्सा बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ही इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है दोस्तों, वरना क्लोज कॉन्टेस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार इस तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं और अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी भी तो कुछ एक सीटें ज्यादा लेकर जीत सकते हैं, जो काफी ज्यादा उनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी कर देगा दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के साथ साथ दिल्ली में सरकार 5 साल चलाना भी चुनौती है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को ज्यादातर सीटें मिले ताकि 5 साल सरकार चल सके, ये जरूरी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या 17 तारीख से पहले अरविंद केजरीवाल को अलायंस बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी से बात करनी चाहिए? चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पहले दिल्ली में एक सभा को संबोधित किया दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी पहुंच गए एक ऐसे इलाके में जहां पर एक बड़ा सा गंदा नाला बह रहा है। राहुल गांधी दिल्ली के रिठाला क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर जाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कह दिया कि यह है केजरीवाल की चमकती हुई दिल्ली, लेकिन उनके सारे वादे दावे खोखले हैं। आज दिल्ली के लोग भरे हुए सीवर, बहती नालियां और बेहिसाब गंदगी में जीने को मजबूर है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि दिल्ली वासियों को उनकी साफ सुथरी और प्यारी दिल्ली वापस लौटाएंगे। हमने किया था फिर करके दिखाएंगे। शीला दीक्षित की सरकार के दौरान की दिल्ली वापस लौटाने का वादा राहुल गांधी की ओर से भी कर दिया गया है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर शीला दीक्षित की दिल्ली का नैरेटिव लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होता नजर आएगा। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में राहुल गांधी रिठाला विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल की महिलाओं के साथ मकर संक्रांति मनाते नजर आए दोस्तों। राहुल गांधी ने इस दौरान पूर्वांचल की महिलाओं के हाथ से चूड़ा दही भी खाया है दोस्तों। कुल मिलाकर उनके ट्रेडिशन के साथ राहुल गांधी जुड़े हैं और दिल्ली बदलने का वादा करके आए हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी संस्थानों को भी क्या पंगु बनाकर रख दिया है। सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का डीडी सहारदी में एक इंटरव्यू हुआ था, मराठी डीडी चैनल पर इंटरव्यू हुआ था। ये इंटरव्यू किसी पत्रकार ने नहीं लिया दोस्तों, बल्कि महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के मीडिया सेल के चीफ नवनाथ बन ने लिया। प्रसार भारती ने RTI में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपने बुकिंग सिस्टम के जरिए बन को इंटरव्यूअर के तौर पर बुक किया था। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सरकारी चैनल पर आकर मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पहले तो अनऑफिशियल RSS के लोग देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर, खासकर सरकारी चैनलों पर बैठा करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का नेता इंटरव्यू ले रहा है दोस्तों। इंटरव्यू भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता का लिया जा रहा है। यानी चैनल तो सरकारी है, बाकी काम भाजपा ही चल रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि सरकारी काम है, निष्पक्ष इंटरव्यू हो रहा होगा, लेकिन हकीकत सबके सामने अब खुलकर सामने आ चुका है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का नेता इंटरव्यू ले रहा है और बीजेपी के नेता का इंटरव्यू ले रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। इस तरीके से सरकारी संस्थानों पर भी भाजपाइयों के कब्जे के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं। साथ साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, जिनको अचानक से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था केवल इसलिए ताकि ब्राह्मण वोटरों को साथ में लेकर आया जाए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। ये FIR हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के कसौली थाना
थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। दोस्तों बता दें कि 7 जुलाई 2023 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। अचानक से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरीके का गैंग रेप का आरोप लगना, एफआईआर दर्ज होना साफ तौर पर संकेत दे रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जानी जरूरी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको पोस्ट से नहीं हटाया। आरोप लग चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसीलिए शायद मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। अगर कोई और सरकार होती तो फिर ऐसा नहीं किया गया होता, क्योंकि इतने दिनों के बाद अगर एफआईआर दर्ज की गई, जरूर कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के कारण महिला ने हिम्मत जुटाई होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष को क्यों सस्पेंड नहीं किया है? क्या मामले को टालने की कोशिश कर रही है? साथ साथ दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी एक मंच से अपना वक्तव्य दे रहे थे दोस्तों। पुण्य प्रसून वाजपेयी लोक स्वराज मंच से भाषण दे रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में संविधान और संस्थानों के महत्व पर 13 जनवरी 2025 को उनका भाषण सामने आया दोस्तों। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान JLN मार्ग जयपुर में मंच को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे दोस्तों। सचिन पायलट के सामने पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बनेंगे अगले राष्ट्रपति। पुण्य प्रसून वाजपेयी के इस दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? दरअसल पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बताया है कि जो फैसला चंद्रचूड़ ने लिया था उससे साफ साबित होता है कि आने वाले दिनों के अंदर उनको जरूर राष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि एकदम एक विचारधारा के आधार पर डिसीजन दिया गया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जबरदस्त दिलचस्प लड़ाई जारी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों के बाद आखिरकार अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर की सीट पर 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे दोस्तों। 17 जनवरी तक नामांकन शुरू रहने वाला है, यानी अब कुछ एक दिन बचे हुए हैं दोस्तों। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,70,829 मतदाता हैं। विधानसभा में 1,92,984 पुरुष मतदाता है, 1,77,838 महिला मतदाता है। उपचुनाव में थर्ड जेंडर के 7,000 वोट है दोस्तों। मिल्कीपुर विधानसभा में 4811 नए युवा मतदाता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 255 केंद्रों पर 414 मतदेय स्थल बनाए जाएंगे। वहीं पर विधानसभा क्षेत्र में 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार ना खड़ा करने का फैसला ले रखा है दोस्तों। जबरदस्त तरीके का मुकाबला दो पार्टियों के बीच में रहेगा। एक और अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के नेता और एक कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? चंद्रभान पासवान और अजित प्रसाद के बीच में मुकाबले में किसको जीत मिलेगी? समाजवादी पार्टी ने हालांकि जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के भी अपने दावे हैं दोस्तों। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उतारा है, जो पासी समाज से है और रुदौली से 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी जिला पंचायत की सदस्य है। उनका परिवार मुख्य रूप से सूरत की साड़ी का कारोबार करता है दोस्तों, यानी गुजरात से उनका लेना देना है, गुजरात से लिंक है। पूरा परिवार इस व्यापार में सक्रिय है। इसके साथ ही रुदौली में भी उनका साड़ी का व्यापार चलता है। पिछले 2 वर्षों से वे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखनाथ को इस सीट से मैदान में उतारा था। गोरखनाथ सहित आधा दर्जन नेताओं ने प्रत्याशी बनने की होड़ में अपनी किस्मत आजमाई थी दोस्तों। कुल मिलाकर इससे भारतीय जनता पार्टी में बगावत भी देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी जुड़ी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर लगे गंभीर आरोप। तो अभी तक बीजेपी ने हरियाणा में कोई जवाब नहीं दिया है, जिस पर सवाल पूछा जाना जरूरी है। साथ साथ दोस्तों अचानक से बिहार की राजनीति में एक नया फिर बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। बिहार की राजनीति की खेल की शुरुआत क्या हो चुकी है, इसे लेकर बार बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने कर्मों से ऐसे संकेत दे रहे हैं कि कुछ करने वाले हैं। चिराग पासवान ने एक चूड़ा दही का एक प्रोग्राम रखा था दोस्तों। मकर संक्रांति के मौके पर सारे बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच पाते, यानी अपने ही कार्यक्रम पर स्थल पर पहुंच पाते उससे पहले नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल में पहुंचे जरूर, लेकिन वो चिराग पासवान के आने से पहले वहां से निकल गए। मात्र 5 मिनट रुककर नीतीश कुमार निकल गए। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान से कन्नी काटने लगे हैं, और क्या वाकई कन्नी काटने का कारण यह है कि वो है चिराग पासवान और पूरी भारतीय जनता पार्टी के इंतजाम से नाराज? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। शासक कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान को लेकर मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल अडानी मामले को लेकर कभी खुलकर नहीं बोलते और आरक्षण के मुद्दे पर जो पुराने ट्वीट आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए थे उनको वापस से दिखाकर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आरक्षण विरोधी है। अरविंद केजरीवाल के पुराने ट्वीट की जमकर आलोचना की जा रही है दोस्तों। मंगलवार को उन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के 50% सीमा हटाने और जातिगत जनगणना कराने को लेकर चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि खुद केजरीवाल जी को आरक्षण पर अपनी बात सुननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पहले कहा करते थे कि जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो लोग समृद्ध लोग हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों और भी कई इस तरीके के ट्वीट हैं। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा जो जवाब दिया गया उसे लेकर भी एक नया विवाद दिल्ली में खड़ा किया गया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आतिशी पर एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम आतिशी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। पुलिस सीएम द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज
कर रही है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। दोस्तों सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें निजी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग का भी आरोप शामिल है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूल में बम की झूठी कॉल करने वाले बच्चों को पकड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि अफजल गुरु से तार जुड़े हैं, इस तरीके का दावा किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूल में बम की झूठी कॉल करने वाले बच्चे को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस बच्चे का परिवार एक एनजीओ के संपर्क में था। ये वही एनजीओ है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के दावे और दिल्ली के चुनाव से पहले स्कूलों को धमकी दिए जाना, क्या आपको लगता है कि यह मामला एकदम सीधा सा है या फिर इसके पीछे कोई ना कोई दाव पेच है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक मेटा कंपनी के हेड मार्क जुकरबर्ग के द्वारा भारत के चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम सीधा मार्क जुकरबर्ग को भारत बुलाएंगे और संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए बोलेंगे और इसीलिए टेक्नोलॉजी की कंपनी मेटा फेसबुक को संसदीय समिति के द्वारा समन भेजा जाएगा। दोस्तों सूत्रों के अनुसार 20 से 24 जनवरी के बीच में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधित समिति के सामने मेटा के अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान को भारत विरोधी बयान हम लोग देखते हैं और इसीलिए उनको जवाब देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने कोविड को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें भारत का जिक्र करते हुए जुकरबर्ग ने एक ब्रॉडकास्ट में दावा किया था कि भारत सरकार कोविड के प्रति अपनी कमजोर प्रतिक्रिया के कारण 2024 में चुनाव हार गई। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देना, देश की छवि को धूमिल करना, ये पूरी तरीके से गलत है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये दंडनीय अपराध भी है। कुल मिलाकर दोस्तों क्या आपको लगता है कि फेसबुक और मेटा की कंपनी को जो नोटिस भेजा जाएगा भारत के संसदीय दल के द्वारा, क्या उसे सीरियस लेकर मेटा के लोग भारत आकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जो मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि भारत की सरकार ने कोविड का नियंत्रण सही से नहीं किया और इसी कारण भारत सरकार चुनाव हार गई, इसमें आपको क्या गलत लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें पहले मिली हुई थी, जो बहुमत के आंकड़े 272 से ज्यादा था। इसके बाद बीजेपी के लोग अलग अलग नई नई पार्टियों के साथ गठबंधन बनाते हैं, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक जाती है। 272 से नीचे सीधे 240 पर अटकने को क्या हार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग ने क्या सही स्टेटमेंट दिया है या गलत स्टेटमेंट दिया है? इसी के साथ में दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने अपने पोर्टल पर सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की है। दोस्तों याचिका में मांग की गई है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ बनाया जाए, जिससे लोगों के लिए आगामी चुनाव में वोट डालने से पहले दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। सीएजी के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त सिविल सेवक ब्रज मोहन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दोस्तों याचिका में उन्होंने सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की है। भले ही स्पीकर रिपोर्ट्स को पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने में विफल रहे हो, लेकिन यह मांग लगातार की जा रही है। क्या स्वीकृति दी जाएगी दोस्तों और क्या दिल्ली के चुनाव से पहले रिपोर्ट जारी कर दिया जाएगा? इसी के साथ में बीजेपी की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसमें एक और आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी ने एआई का इस्तेमाल करके मोदी और शाह की तस्वीरों को पोस्ट किया है, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या भाजपा के लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं? वहीं पर सांसद अमृतपाल की नई पार्टी का ऐलान, अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम से अपनी पार्टी का गठन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सांसद अमृतपाल लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनकी अपनी पार्टी खुद की पार्टी होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की अन्य पार्टियों का समर्थन देने की जगह खुद की पार्टी बनाकर उन्होंने पंजाब के इलेक्शन को और इंटरेस्टिंग बनाने का फैसला लिया। आपको क्या लगता है अचानक से अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम की जो पार्टी का गठन हुआ है दोस्तों, ये कैसे हुआ है? क्या इसके पीछे कोई मिलकर काम कर रहा है जो चाहता है कि पंजाब में ऐसी पार्टी का उदय होना चाहिए? क्या कोई पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए इतना उत्सुक है? साथ साथ दोस्तों राजधानी लखनऊ के अंदर मडियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे पर 50 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लगाकर केक काटने का वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दोस्तों अब तक मामले में लखनऊ पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लग रहा था। बताया जा रहा है कि उस रात लखनऊ के मडियाव थाना के सामने चौराहे पर जिस व्यक्ति ने बर्थडे का केक काटा था उसका नाम राघवेंद्र सिंह राघव है, जो कि लखनऊ उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा का खासम खास व्यक्ति है। यही कारण है कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद राघवेंद्र पर पुलिस ने शिकंजा कसने की बजाय उस भीड़ से जुड़े 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई पर परत डालने की कोशिश की है दोस्तों, यानी भाजपा के नेता पर कार्रवाई करने से बचा जा रहा है। आपको बता दें कि यह मामला काफी गंभीर है दोस्तों, क्योंकि सीधा पुलिस वालों को चुनौती दी गई है। उनके थाने के सामने 50 गाड़ियां लगाकर केक काटा गया है, दबंगई दिखाने के प्रयास किए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और वहां के पुलिस प्रशासन को यह खुली चुनौती भाजपा के नेता ने दी है,
अगर इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले दिनों के अंदर और भी कई बड़े अपराध में भाजपा का नेता पकड़ा जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम केवल अन्य लोगों को सजा दिलवाने के लिए है या फिर भाजपाइयों के लिए भी उनके पास सेम नियम है? आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव को लेकर शरद पवार का एक बयान आया है। दोस्तों शरद पवार ने इंडिया अलायंस को लेकर एक ऐलान करते हुए कहा है कि मेरी ये व्यक्तिगत भावना है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिलना चाहिए। यह बयान उस वक्त आया है जब इंडिया अलायंस के तहत राज्य और स्थानीय चुनावों को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है। दोस्तों पवार ने इस बारे में साफ कर दिया है कि इस गठबंधन का उद्देश्य केवल और केवल राष्ट्रीय चुनावों पर केंद्रित था और विधानसभा के चुनावों को लेकर अलग तरीके की रणनीति रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कोई बयान नहीं दिया है। दोस्तों इसके बाद बीएमसी चुनाव को लेकर एकजुट हो जाने और पार्टी अलग अलग अपने उम्मीदवार उतारे, इस पर उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी यानी एनसीपी और सहयोगी दल आगामी चुनावों में रणनीति बनाने में व्यस्त है और कांग्रेस पार्टी एनसीपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसकी बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। बाकी शिवसेना यूबीटी अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की पार्टियों को अलग अलग चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार के लिए आज भी आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बयान कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार के व्यक्ति ने दिया है। दोस्तों सांसद मीसा भारती ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने ये सीधा सीधा ऑफर भेज दिया है, फिर से ऑफर भेज दिया। नीतीश कुमार को तय करना है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरीके से दबे कुचले तरीके से काम करेंगे या फिर आरजेडी और इंडिया अलायंस में आएंगे और खुलकर काम करेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने को भी इंडिया अलायंस तैयार रहेगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के चुनाव में एक अलग ही तरीके की हवा बह रही है। मुंडका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक धर्मपाल लाकड़ा देवेंद्र यादव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में अब तक दूर दूर तक कहीं नहीं थी दोस्तों, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की ऐसा लग रहा है कि वापसी हो रही है। लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के लोग भी कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। 2013 के चुनाव से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और लगभग दिल्ली में खत्म हो गई थी दोस्तों, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग भी कांग्रेस पार्टी की ओर मूव कर रहे हैं। साथ साथ आतिशी पर किए गए एफआईआर को लेकर बोले पत्रकार शरद शर्मा, कहा दिल्ली में ये अब सामान्य बात है क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी सीएम पर वही एफआईआर हो जाए जहां पर वो सीएम है, लेकिन दिल्ली में कुछ भी संभव है। मुख्यमंत्री के ऊपर ही एफआईआर करवा दी गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राजस्थान के विधानसभा चुनाव का तीसरा सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला। अनुमान लगाए जा रहे कि इस सत्र में भी जोरदार हंगामा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां पर धर्मांतरण, भूजल और मीसा बिल जैसे विधेयक पारित करने की तैयारी कर रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरने के लिए शैडो कैबिनेट बना दिया है। इस शैडो कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विभागवार जिम्मेदारी दी गई है ताकि वे सरकार की नीतियां और फैसलों को पूरी तरीके से घेर सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस शैडो कैबिनेट का गठन किया। दोस्तों इसमें राज्य के प्रमुख नेताओं को विभिन्न मुद्दों को लेकर विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए जिले और संभागों को निरस्त किए जाने के मामले पर कांग्रेस विधानसभा में सवाल खड़ा करेगी और एसआई भर्ती पेपर लीक मामला भी मुद्दा भी उठाया जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की समीक्षा भी होगी और ईआरसीपी परियोजना के बारे में भी भाजपाइयों से सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वायत्त शासन की जिम्मेदारी शांति धारीवाल को दी गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता इन तीनों विभाग से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। जयपुर शहर के मुद्दे को लेकर विधायक रफी खान और अमीन कागजी को जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग और वाणिज्य की जिम्मेदारी राजेंद्र पारीक को दी गई है, वो इस विभाग से जुड़े हुए मामले पर भाजपा सरकार को घेरेंगे। ऊर्जा, जीएडी और आयुर्वेद के मामले पर हरिमोहन शर्मा भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। सार्वजनिक विभाग के मामले पर नरेंद्र बुढ़ानिया भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर कई सारे नेताओं को मैदान में उतारा गया जो विभाग के तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक एक विभाग की सही से जांच पड़ताल करेंगे। जहां भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा और विभाग में कमजोरी नजर आएगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक नेता खड़ा होकर उस विभाग के बारे में बोलकर पूरा माहौल बनाएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। पहली बार भारत में हो रहा है कि शैडो कैबिनेट बनाई जा रही है। दोस्तों केंद्र में भी ऐसा ही होना चाहिए भाजपा सरकार को घेरने के लिए। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी समेत अन्य लोकल चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने बल पर लड़ रही है। सीनियर नेता नसीम खान ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन इंडिया गठबंधन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाई गई थी, आज भी अपने अस्तित्व में है, लेकिन जहां तक लोकल बॉडी के चुनाव की बात है तो हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है। उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, तो कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। लोकल बॉडी के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, पार्टी को मजबूत होना चाहिए। इसीलिए बीएमसी का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। यह बयान नसीम खान की ओर से दिया गया है। क्या उनके बयान से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इत्तेफाक रखते हैं? क्या गठबंधन नहीं बनेगा महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ में? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब अभी तक स्पष्ट रूप से सामने तो नहीं आया। साथ साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब पलटी मार दे किसी को कुछ नहीं पता है। सचिन पायलट ने केंद्र में चल रही भाजपा सरकार को लेकर कब तक चलेगी सरकार, इस पर जवाब देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दे और चंद्रबाबू नायडू कब इधर से उधर हो जाए, इसकी गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, इसीलिए सरकार की गारंटी भी कोई नहीं ले सकता। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ कसौली पुलिस ने थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। इस पर प्रतीक पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें भाजपा लिखने की क्या जरूरत थी, प्रदेश अध्यक्ष भी आप लिख देते तो समझ जाते कि ये बीजेपी
बीजेपी का ही प्रदेश अध्यक्ष होगा। कुल मिलाकर दोस्तों तंज कसते हुए बातें कही गई है। शासन मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुंदेलखंडी वार्ड के सभासद सतीश केसरवानी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने जानकारी पत्र के माध्यम से दी है। दोस्तों पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के मामले पर यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिना दूल्हे की बारात निकालकर दिल्ली वालों को बताया है कि यहाँ तो आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल दूल्हा है। पार्टी का मुख्यमंत्री अगला अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर गलती से भी सत्ता मिल गई तो बीजेपी का कौन दूल्हा होगा भाजपा के लोगों को भी नहीं पता है। कुल मिलाकर दोस्तों हो सकता है बीजेपी दिल्ली के ऊपर किसी को भी बाहर से लाकर थोप दे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत